नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल उन प्रशिक्षुओं के लिए है जिन्होंने अभी 25 तारीख को मैथ का अपना दूसरा पेपर देकर आए हैं। यानी जो पहला पेपर हुआ था उनका लीक हो गया था और दूसरा पेपर 25 तारीख को फिर से कराया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। 25 तारीख का जो पेपर हुआ है मैथ का, आज हम संपूर्ण हल यानी पूरा सभी क्वेश्चन जितने आए थे सबको एक एक करके हल कराएंगे और जितने भी प्रशिक्षु दे के आए हैं वो अपने क्वेश्चनों को इससे मिलान कर लें और पता कर लें कि हमने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो आता है, पहले 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुविकल्पीय होते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन जो आया था कि 0.0001 का वर्ग रूप होगा। ठीक है, और ये सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड वालों का है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर यानी 2019 बैच के जो सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके थे उन्हीं का पेपर लीक हुआ था मैथ का और दोबारा कराया गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कि 0.0001 का वर्ग रूप होगा, कहने का मतलब है कि इसमें से किसका वर्ग अगर करें कि हमें इतना प्राप्त हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ज़्यादातर ऑप्शन से उठाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऑप्शन हमने उठाया और इसका हम वर्ग कर दें, यानी 0.001 वर्ग का मतलब है उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा। तो 001 से अगर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 0 से गुणा कराएंगे 0001, फिर 0000 जोड़ दो 10000 और 0। कितने अंक बाद लगा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा। अब देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन से यानी इससे हमारा क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गया। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं हम। आप सब मिलाते चलिए। ठीक है, बहुत आसान पेपर था। अगर थोड़ा सा भी आप सब पढ़े होंगे तो हमें लगता है कि 25 में 25 पूरा नंबर आप सभी का आया होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 3/-4 और -5/-4 का मान बताइए। इसका हमें मान बताना है, तो क्या करेंगे? पहले तो देख लेते हैं कि ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाए, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या माइनस आगे लगा देंगे और 5/4। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब हर बराबर होता है तो जो अंश में होते हैं चिन्ह के साथ आपस में लिख लेते हैं। हर में एक बार लिखेंगे, माइनस और माइनस मिलके प्लस होता है। ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, लेकिन चिन्ह माइनस में ही मिलेंगे। ठीक है, अब 8/4 ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बराबर आ जाएगा -2। तो जिन प्रशिक्षुओं का आंसर 2 आया था उनका सही होगा -2। तो देखते हैं कि -2 किस ऑप्शन में है। -2 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में था। ठीक है, तो जिन प्रशिक्षुओं ने ऑप्शन नंबर 4 पर टिक किया था उनका आंसर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। लिखा है कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 80 के बाद देखते हैं 81। 81 अभाज्य संख्या नहीं है। 81 आता है, 82 आता है, 83 आता है, 84। पहले नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90। इसके बीच में बताना है कि इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्याएं किसी संख्या से नहीं कटती है। ठीक है, तो पहले देखेंगे 82। 82 भी हमारा क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, 83 को देखेंगे, अगर ये किससे कटता है? ये किसी से नहीं कटता, यानी पहली अभाज्य संख्या हमारा 83 हो जाएगा। ठीक है, फिर 84 भी कट जाता है, 85 भी कट जाएगा, 86 भी कट जाएगा और 87 को देख लेते हैं कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 6 से भाग करेंगे। ठीक है, 6 6, 8 से 6 गए 2 और 7 और 8 त्रिक 24, तो 7 से 4 गए 2, ये भी हमारा कट जाता है। ठीक है,
यानी किसी भी संख्या से पता करना हो कि भाज्य है या अभाज्य है तो 6 से भाग किया करो। अगर शेषफल 1 आता है तो हमेशा क्या होगा, अभाज्य होगा। अब शेषफल प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। 88 भी हमारा कट जाएगा। 89 देखते हैं। 89 को अगर हम भाग करें 6 से, ठीक है, तो 6 कम 6, 8 से 6 के 2, यहाँ पे 29, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। हम जानते हैं कि 30 नहीं 5 बार नहीं 4 बार आ जाए, लेकिन हमें +1 और -1 लाना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 89 जो होगा हमारा वो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आ गई, 2। कितनी आ गई, 2। तो देखते हैं 2 किस ऑप्शन में दिया है। हाँ, ऑप्शन नंबर दिया है 83 और 89, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, 83 और 89। जिन प्रशिक्षुओं ने 83 और 89 पे मार्क के आए हैं उनका आंसर सही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो हमारा लिखा हुआ है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन हमारे पास है 6 और 7, ऑप्शन 2 है केवल 8, ऑप्शन 3 है 6, 7, 8 और ऑप्शन 4 है केवल 7। तो अनुवर्ती का मतलब होता है कि आगे आने वाली संख्या। ठीक है, शाब्दिक अर्थ ही हमारा जो बता रहा है कि अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्या। तो 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7, तो केवल 7 ही हमारा इसका अनुवर्ती संख्या होगा। और पूर्ववर्ती पूछता तो 6 की पूर्ववर्ती इसके पहले वाली संख्या यानी 5 हो जाती। तो जिन प्रशिक्षुओं ने मारा है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, केवल 7, उनका आंसर सही है। आया समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे x डिग्री, यहाँ पे 51 डिग्री और यहाँ पे 107 डिग्री। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू कि x का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 65, 56, 54 और 55। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा। पहले तो देखते हैं कि ये एक सीधी लाइन है ये, ठीक है, और एक सीधी लाइन पे अधिकतम 180 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है, 180 अंश का कोण। तो यहाँ पे देखो आधा ही कोण हमें मिला हुआ है, अभी इतना कोण जो हो वो बचा हुआ है। तो इसको हम सीधा सा कह सकते हैं कि इसका मान लेते हैं, इसका जो नाम है p मान लेते हैं। तो p + 107 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर p का मान निकालें तो 180 और -107 कितना हो जाएगा, 180 में से 107 निकालेंगे तो घटा लो, 10 से 7 गए 3 और यहाँ पे बचा 7, 73। कितना आएगा, 73 डिग्री। लेकिन अभी ये इसका मान है 73 डिग्री। किसका है, इसका है 73 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक कंप्लीट ट्रायंगल है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो एक त्रिभुज में अधिकतम यानी तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 73, 51 और x को जोड़े, 73, 51 और x को जोड़े तो 180 अंश आना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी तीनों कोणों को त्रिभुज के जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। तो 73 अंश, 51 अंश और x अंश जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो 73 और 51 कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 7 5 12, 124 + x = 180। यहाँ से अगर x का मान निकालें तो 180 - 124 कितना हो जाएगा, 180 - 124।
तो 10 से 4 गए 6, यहाँ पे बचा 7, 7 से 2 गए 5, यहाँ पे यानी 56 डिग्री। एक्स का जो मान आएगा कितना आएगा 56 डिग्री। तो जिन प्रशिक्षुओं ने क्वेश्चन नंबर 2 पे टिक किया होगा उनका आंसर सही होगा। ठीक है, 56 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों की तरफ जिसको हमें हल करना है। ठीक है, ये तो हुए हमारे ऑप्शन वाले सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, a² 5 - ab। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है कि जो तोड़ देना, इन लोगों को तोड़ को अलग अलग कर लेना। ठीक है, तो देखें इसमें क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी, तो दोनों में क्या कॉमन है, ए बी। यहाँ पे बचा क्या हमारा a⁴ और माइनस यहाँ पे बचा क्या b⁴। लेकिन अभी ये और भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने कोई फार्मूला पढ़ा है कि a², यहाँ पे एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पूरा a का काम कर रहा है और ये b² जो काम कर रहा है b का कर रहा है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा a² प्लस b² और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a² माइनस b²। अभी भी देखो ये फार्मूला फिर बन गया है, a² माइनस b² क्या, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ab और a² प्लस b², एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। जिन प्रशिक्षुओं का या जिन महाशयों का इतना आंसर आया होगा उनका क्वेश्चन सही है और 1 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैच करा लीजिए। ठीक है, जो भी इच्छा हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हम पढ़ देते हैं और यहाँ पे बगल में लगा भी होगा, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। ठीक है, एक आयताकार मैदान है। ठीक है, आयताकार मैदान है जो चारों तरफ से 190 मीटर तार से घिरा हुआ है, यानी चारों तरफ 190 मीटर तार लगा है। इसका मतलब परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप बराबर 190 मीटर। ठीक है, परिमाप क्या होता है कि चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र की जो लंबाई होती है, चारों तरफ से घिरे हुए जो क्षेत्र की लंबाई होती है, जैसे ये घिरा हुआ है तो इसके चारों दिशाओं, चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ लें तो कितना आएगा, तो वही चीज़ दिया है कि परिमाप 190 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई, यानी इसको मान लेते हैं लंबाई, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी लंबाई जो है लंबाई बराबर जो है चौड़ाई की 3/2 गुनी है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 3/2 गुनी है। तो यहाँ से अगर हम अनुपात निकाल लें तो लंबाई बटे चौड़ाई, लंबाई बटे चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। तो कहने का मतलब है अगर अनुपात है हमारा 3:2 का, ठीक है, तो लंबाई जो हो जाएगा वो 3x मान लो और चौड़ाई को मान लो 2x मान लो। ठीक है, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कहा है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई याद करिए। तो क्या होता है, परिमाप बराबर आयत का, क्योंकि आयताकार है तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। L + B मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग, क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर होता है तो 2 बार होगा। ठीक है, तो परिमाप दिया है 190 2 × L + B। यहाँ से अगर ये कट जाए
ठीक है। तो हो जाएगा 2 9 18 और 10 2 5 10 L प्लस बी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या मान निकाला था कि L का मान 3x और B का मान 2x, तो 3 और 2 5, 5x बराबर 95, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा 19। अब यहाँ से x का वैल्यू 19 आया है हमारा, तो बताओ चौड़ाई का वैल्यू कितना हो जाएगा। x की यहाँ पे रख देंगे, यानी 2 गुणे 19, 19 दूना कितना हो जाएगा 38, और लंबाई कितना हो जाएगा, अगर 3 गुणे x का मान कितना है 19, तो 19 तिया 57, यानी 57 सेंटीमीटर लंबाई और 38 सेंटीमीटर चौड़ाई। इसको अगर हमें चेक करना हो तो इस पे हम इस फार्मूले पे रख दें और हमारा कितना आ जाए 190। ठीक है, किस पे 2 × L प्लस बी पर, तो 2 लंबाई हमारा 57 और ये 38, 2 गुणे 8 7 15 और 5 3 8 और 1 9 और 95 दूना कितना होता है 2 5 2 9 18, 190 मीटर आ गया। ठीक है, तो जिन प्रशिक्षुओं का चौड़ाई 38 सेंटीमीटर और लंबाई 57 सेंटीमीटर आया होगा उनका आंसर पूरा सही होगा। ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बाकी एग्जाम तो दे ही चुके हो। ठीक है, नंबर 8 है हमारा कि 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6, इसको हमें हल करना है। तो क्या करेंगे, जो सजातीय पद हैं एक साथ कर लेंगे, यानी x यहाँ पे है x यहाँ पे है, तो इसको एक तरफ कर लेंगे। देखो बराबर के इधर है ये प्लस में 3x, इधर लाएंगे तो माइनस में 3x, इसको हम उधर भी भेज सकते हैं 6, ये प्लस में इधर है, इधर आएगा तो माइनस में 21/4 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 3 निकलेगा तो 5x, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 6 चौक 24 माइनस 21/4, या 5x बराबर हो जाएगा 24 में से 21 निकलेगा तो कितना होगा, 24 में से 21 निकल जाएगा तो 3/4, कितना हो जाएगा 24 में से 21 निकलेगा तो 3/4। ठीक है, या फिर x बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से, क्योंकि 5 और x के बीच में गुणा है, इधर आएगा तो भाग, और भाग का दूसरा रूप बटा, तो 5 जो होगा बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के साथ में 5 आ जाएगा, 4 गुणे 5 यानी 3/20। तो जिन प्रशिक्षुओं का 3/20 आंसर आया होगा उनका क्वेश्चन नंबर 8 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, हल कीजिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस y बराबर 5। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कहा है कि इसको हल करो, यानी x और y का जो मान है उसको बताओ। तो क्या करेंगे, देखो इसमें से हम इसको सॉल्व करने का कई तरीका होता है। एक तो होता है प्रतिस्थापन विधि और एक होता है विलोपन विधि, जो भी आप लगाना चाहो। तो क्या करेंगे, ये समीकरण 1 दिया हुआ है और एक समीकरण 2 दिया हुआ है। किसी समीकरण को हम एक चर के बराबर कर लेंगे, तो एक पद के बराबर हम इसको कर सकते हैं। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें, गुणा करा दें दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2 से गुणा होगा तो 4y और यहाँ पे होगा तो 14। ये कोई समीकरण हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, तो देखो 2x प्लस 4y बराबर 14 और एक समीकरण है 2x प्लस y बराबर 5। तो क्या करेंगे, पहले तीसरे समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, तो घटा दो। दूसरा समीकरण ये है 2x प्लस y बराबर 5, घटाना हमें, माइनस लगाओ, ये कैंसिल, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, 4 में से 1 निकल जाएगा तो 3y। ठीक है, 14 में से 5 निकल जाएगा तो 9 और y बराबर हमारा हो जाएगा 3। यहाँ से हमारा y का मान कितना निकल के आया, 3 आया। अगर y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें तो x का मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, या 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर आएगा वही, किसी भी समीकरण में रखो। ठीक है, यहाँ पे रख दो है 2x
प्लस वाई बराबर 5, तो 2x प्लस, देखो y की जगह मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखो बराबर 5, तो 2x बराबर 5 माइनस 3, या 2x बराबर 5 में से 3 गए 2, या x बराबर 2 से 2 कैंसिल 1। तो जिन प्रशिक्षुओं का x बराबर 1 आया था और y बराबर 3 आया था उनका आंसर सही होगा और 1 अंक मिल गया। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। ठीक है, एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। कहने का मतलब है एक हौज है, हौज जो होता है जिसमें पानी भरा जाता है। ठीक है, तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बेस जिसको कहते हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। आयताकार पेद वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा, यानी जो हाइट दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, यानी इतने लंबा और इतने चौड़े का हौज है और उसमें 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो बताना है कि उसमें पानी कितने लीटर भरा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, हौज का हम आयतन निकालेंगे। हौज का आयतन, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 5 गुणे 2 गुणे 1.5, 5 दूना 10 गुणे 1.5 बराबर 15 मीटर। ये 15 मीटर क्यूब जो आया है ये आया हुआ है हौज की लंबाई, लंबाई नहीं सॉरी, हौज का आयतन। ठीक है, कि 15 मीटर क्यूब का वो आयतन है और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। तो 15 मीटर क्यूब है, तो 15 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर हो जाएगा, 1000 गुणे 15 बराबर 15,000 लीटर पानी होगा। उस हौज में कितना पानी आएगा, 15,000 लीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जिन प्रशिक्षुओं का 15,000 लीटर आंसर आया होगा उनको 1 नंबर मेरी तरफ से और मिल गया। ठीक है, चलो मेरी तरफ से नहीं, हम कहाँ दे सकते हैं आप सबको, आप सब तो वैसे टैलेंटेड हैं। ठीक है, हमारा काम है सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखाना। ठीक है, बाकी तो आप सब खुद ही समझदार हैं। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब उसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, उसका परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप। समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और परिमाप इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और हमने परिमाप क्या बताया था कि जितने भी भुजा है उन सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो अगर हम a प्लस a बराबर क्या कह देंगे, परिमाप, और परिमाप का मान दिया है 12, तो 3a बराबर हो जाएगा 12। तो a बराबर कितना आएगा, 4, यानी जो भुजा है वो 4-4 सेंटीमीटर का आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बताना क्या है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना आया 4, 4 का हम स्क्वायर कर देंगे, या √3/4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल आएगा, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो जिन प्रशिक्षुओं का 4√3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आया है उनका क्वेश्चन नंबर 11 सही है। ठीक है, तो इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन की सूचियाँ। देखो 3 चौराहा है, ठीक है, एक चौराहा यहाँ पे है, एक चौराहा यहाँ पे है और एक चौराहा है यहाँ पे है।
ठीक है। और यहाँ पे बत्तियाँ लगी हुई हैं, जो रेड जो लाइट होता है ट्रैफिक लाइट होता है, ठीक है, ये जो लाइट होता है, चलो बन नहीं रहा है लेकिन समझ लो, ठीक है, ये लाइट है, ठीक है, तीनों चौराहों पे लगा हुआ है, ठीक। सूचक बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकेंड बाद, मतलब यहाँ पे जो पहले जो जला वो 48 सेकेंड पे जला, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा जला तो वो 72 सेकेंड के बाद, यानी इसके 72 सेकेंड बाद दूसरा जला, और तीसरा जो जला वो इसके 108 सेकेंड बाद जलता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पहला जो लाइट है वो 48 सेकेंड के बाद जलता है, और दूसरा 72 सेकेंड के बाद जलता है, और तीसरा 108 सेकेंड के बाद जलता है, यानी बदलता है। यदि वह 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। अगर ये दोनों जो एक साथ, मान लो कि 8:20 पे एक साथ जले थे, ठीक है, तीनों लाइटों, जो तीनों लाइट हैं 8:20 पे एक साथ जले थे, इसके बाद जब जला दूसरा जलता है तो 8:20 और 48 सेकेंड पे जलता है, और ये जो जलता है 8:20 72 सेकेंड पे जलता है, और ये 8:20 और 108 सेकेंड के बाद जलता है। तो हमें बताना है कि ये जब 8:20 पे एक साथ जली थी तो फिर कितने बजे तीनों एक साथ जल जाएंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 48, 72 और 108, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। कभी पूछ लेता है ट्रैफिक लाइट पे, तो कभी घंटी पर पूछ लेता है कि घंटी इतने बाज बजा, फिर इतने बाज बजा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे 24, और 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 3 6, 36 दूना 72, 2 पंचे 54, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, 18 दूनी 26 और 27 दूना 54। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 नवा 18 और 27 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 2 तिहाई 6, 9 कटेगा नहीं, 27 कटेगा नहीं। 3 से काटेंगे 1, 3 त्रिक्का 9, 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे 1 1, फिर 3 और फिर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे एलसीएम कितना आया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 3 3 8 24, 2 आया, 3 चौक 12 और 2 14, 144, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 3 144, 144 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, और 3 कम 3 और 1 4, कितना आया 432। 432 हमारा क्या आएगा, अगर ये सेकंड है ना तो ये 432 सेकंड आएगा, यानी 432 सेकंड के बाद ये दोनों क्या होंगे, तीनों लाइट एक साथ फिर जलेंगी। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 3 8 24 के 4 और 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है। 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 कम 3 432। अब देखो 432 सेकंड को हम पहले किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मिनट में। तो 432 को हम मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारा कितनी बार जाएगा, 4 बार ले जाते हैं, तो 4 छक 24 और जाएगा, 8 छक 48, 8 बार ले जाएँ तो 8 छक 48 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 7 बार ले जाएँ तो 7 छक 42, 420, ठीक है। और यहाँ से 2 और 3 से 2 गए 1, यानी ये हमारा मिनट आ गया और ये हमारा सेकेंड आ गया। तो कहने का मतलब है 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद वो लाइटें एक साथ पुनः जलेंगी। तो पूछा है कि कितने बजे फिर जलेंगी, तो 8:20 हो रहा है हमारा यहाँ पे, इसमें हम 7 मिनट और जोड़ देंगे और 12 सेकेंड और भी जोड़ देंगे। तो लाइटें जो हैं कब जलेंगी, जोड़ने पे हमें क्या पता चला, 8:27 और 12 सेकेंड।
ठीक है। तो जिन प्रशिक्षुओं का 8:27 और 12 सेकेंड आंसर आया होगा उनका 2 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नंबर 13 की चलते हैं। ठीक है, कि 4 पहियों की परिधियाँ 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरियां चलने पर चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगी। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, कि 4 पहिया हैं। ठीक है, 4 पहिया है, 1 2 3 और 4। इसकी जो परिधि है, ठीक है, वो 50 सेंटीमीटर है और इसकी जो परिधि है 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो परिधि है वो 90 सेंटीमीटर है और इसकी जो परिधि है 100 सेंटीमीटर है। तो जब ये चलेंगे, ठीक है, तो कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इनको जब चलाया जाए तो ये कब जाके कितनी दूरी पर जाके चारों एक साथ एक लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। 50, 60, 90 और 100 का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 25, 30, 45, 50, फिर 2 से काटेंगे 25, 15, 45 और 25। ठीक है, अब 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काटेंगे 25, 5, 15, 25। अभी भी 3 से काटेंगे 25, 5, 5 और 25, फिर 5 से काट देंगे 5, 1, 1, 5 और 5। ये हो जाएगा कैंसिल। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा, इतना तो आशा करता हूँ मैं कि आप सब डीएलएड कर रहे हैं तो एलसीएम निकालना आता होगा। ठीक है, अब इसको गुणा कराएंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 पंचे 5 छक 30, 5 तियाँ 15, 3 18, 180, 180 पंचे 18 पंचे 90, 900। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36 पंचे 180, 180 पंचे 900। तो एलसीएम जो आया कितना आया, 900। और यही 900 सेंटीमीटर चलने के बाद, ठीक है, तीनों पहिया जो होंगे एक साथ हो जाएंगे। तो जिन प्रशिक्षुओं का 900 सेंटीमीटर आंसर आया होगा उनका आंसर सही होगा और 2 नंबर और मिल गए आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 4 पहियों की परिधियाँ, नहीं वो तो हो गया, 72 डिवाइड बाई 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5 बंद करली ब्रैकेट बंद क्लोज। ठीक है, ये हमारा बोर्ड मास का है, यानी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो जिन प्रशिक्षुओं को सिंप्लीफिकेशन आता होगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं है और जिन लोगों को तो नहीं आता है उनके लिए पहाड़ है। ठीक है, बाकी मैथ बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए तो सब आसान है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और चिन्ह में सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं, भाग को। ठीक है, तो चिन्ह में सबसे पहले भाग को करेंगे, लेकिन छोटे ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर अगर जो चिन्ह है उसमें भाग है तो भाग को करेंगे, भाग नहीं तो उसके बाद गुणा, अगर गुणा नहीं तो उसके बाद जोड़। तो 31, देखो 60 और 4 के बीच में है ना, यानी 4 से भाग करना है तो कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15 और फिर मल्टीप्लाई 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। फिर 38 छोटा ब्रैकेट 30 माइनस, अब देखो छोटे के अंदर माइनस और गुणा है तो सबसे पहले गुणा किया, भाग के बाद गुणा होता है। तो 15 × 5 = 75। ठीक है,
ये हो गया। फिर 72 डिवाइड बाई 38 और कर्ली ब्रैकेट 31 में से 75 निकाल दो तो कितना होगा, 75 माइनस 31, 5 से 1 गए 4, 7 से 1 गए 3 गए 4, तो आएगा माइनस में 44 और माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, सीधा सा यहाँ कर दो +4, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे 72 माइनस 38, 44 और 30 कितना हो जाएगा, 4, 4 3 7 74, ठीक है। अब 72 माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 38 माइनस 74, तो 74 में से अगर 38 को निकालें तो कितना हो जाएगा, 14 से 8 गए 6, 74 से 38 निकालेंगे तो 14 से 8 गए 6, यहाँ बचा 6, 6 से 3 गए 3, तो ये हो जाएगा 72 माइनस, ये माइनस में आएगा 36, ठीक है, और माइनस माइनस मिलके ये +36। अब 36 और 72, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 6 2 8 और 7 3 10, तो जिन प्रशिक्षुओं का आंसर आया होगा 108, उनका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 में से भाग देने पर, इतने से भाग देने पर 1 3 5 शेष रहे। कहने का मतलब है कि वो कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे अगर हम 49 में भाग करें तो शेषफल 1 आए, 59 में भाग करें तो शेषफल 3 आए और 109 में भाग करें तो शेषफल 5 आए। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया जाए तो वहाँ पे हम हमेशा HCF निकालते हैं, ठीक है। तो पहले कैसे निकालेंगे, पहले तो जो शेषफल आ रहा है उसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है, क्रमशः जो दिया हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 49 में से 1 निकलेगा 48, 59 में से 3 निकलेगा तो 56 और 109 में से 5 निकलेगा तो 104। अब इन तीनों का हम क्या निकाल देंगे, HCF। तो HCF निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में जो उससे बड़ी है उससे भाग करेंगे, चाहे 56 से करें या 48 से करें, ठीक है। तो 56 दूना कितना होता है, 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 11, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 56 हो जाएगा, घटाएंगे, 14 से 6 गए 8, यहाँ पे बचा 9, 9 से 5 गए 4, 48 हो गया। 48 में हम फिर 56 से भाग करेंगे, फिर एक बार जाएगा, 16 से 8 गए 8, यहाँ बचा 4। अब क्या करेंगे, 48 से हम 48 में 8 छक 48, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे हमारा अभी देखो क्या कौन सी संख्या बचा हुआ, 48 बचा है, तो 8 से फिर हम भाग करेंगे किस में, 48 में, ठीक है। तो 8 छक 48, यानी फाइनली जिससे हमारा कटता है वही HCF होता है। तो HCF देखो आया कितना हमारा 8। अब देखो 8 से अगर हम 49 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 छक 48, 8 छक 48, शेषफल कितना आ गया 1। तो हमने कहा था कि शेषफल 8 से अगर भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। अगर इसी 8 से हम 59 में भाग करें तो 8 सत्ते 56 और 3 59, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 3। अगर इसी 8 से हम 109 में भाग करें तो हमारा शेषफल आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 8। तो जिन प्रशिक्षुओं का आंसर 8 आया होगा उनका आंसर सही होगा, ठीक है। तो फिर इसको हम देते हैं मिटा, ठीक है। बाकी जिन अपना कोई आंसर मिलाते रहिए, ठीक है, और क्लियर कर लीजिए कि आपका जो नंबर आएगा कितना आना चाहिए। और सुनाई दे रहा है कि किसी ज़िले में फिर से लीक हो गया है, 105 या शायद 109 लोग एक साथ पकड़े गए हैं, मैथ का पेपर जो दोबारा हुआ है। तो भगवान न करे कि दोबारा पेपर हो, क्योंकि आप सब मेहनत करते हैं, ठीक है। और अगर हो भी जाता है तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, तो उसी के लेवल से आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। लेकिन मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि पेपर दोबारा ना हो, क्योंकि बार बार
पेपर कराना सरकार का भी खर्चा होता है और आप सबको तो दिक्कत उठाना ही पड़ता है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना अधिक है। तो माना, ठीक है, पुत्र की आयु कितना है, पुत्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं। अब इसमें कहा क्या है, पहले ये देखो कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुना है। तो रमेश की आयु कितना होगा, रमेश की आयु, क्योंकि वो अपने पुत्र से 4 गुना है, तो अगर उसका पुत्र x वर्ष है तो रमेश की आयु कितना हो जाएगा, 4x वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये समीकरण है, बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें कहा है 5 वर्ष पहले, यानी अब 5 साल पहले की बात कर रहा है। अभी वर्तमान में तो x वर्ष का है उसका पुत्र, और वर्तमान में जो रमेश है वो अपने पुत्र का 4 गुना है। तो हम क्या निकालेंगे, 5 साल पहले, तो 5 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना होगा, पुत्र की आयु ये हो जाएगा, क्योंकि अभी तो x है तो उसमें से 5 साल घटा देंगे, x माइनस 5 वर्ष। ऐसे ही हम रमेश को भी 5 साल पहले निकालेंगे, यानी रमेश की आयु यानी 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5, क्योंकि अभी तो 4x है और 5 साल पहले वो 5 घटा देंगे उसमें से, यानी 4x माइनस 5 वर्ष का होगा। अब इसने क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, यानी रमेश की आयु जो है 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, यानी जो राहुल की आयु है यानी x माइनस 5, इसके आयु का 9 गुना, यानी गुणे 9 कर देंगे। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो ये हमारा समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर देंगे। 4x माइनस 5 ये हो जाएगा 9x, और यार इधर हो जाएगा 9 × 5 = 45। इसको उधर भेज देते हैं, यानी अक्षर को एक तरफ भेज देंगे और इसको इधर तक, तो 9x उधर जाएगा, तो 9x माइनस 4x, 45 को इधर भेज देते हैं, -5 और माइनस है तो ये +55 हो जाएगा। 9 से 4 गए 5x, और 45 में से 5 निकलेगा तो 40, या x बराबर आ जाएगा हमारा 8, क्योंकि 5 हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो वर्तमान आयु जो आया पुत्र का कितना आया, 8 वर्ष, क्योंकि x हमने किसको माना था, पुत्र की आयु को, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, यानी 4 × 8 यानी 32 वर्ष। यानी जो वर्तमान आयु रमेश की होगी वो कितनी होगी, 32 वर्ष। अगर इसको हमें चेक करना हो तो अगर क्या कहा था उसने कि 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी इसमें से 5 निकाल लेते हैं पुत्र की आयु में से, यानी पुत्र 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 3 साल का, कितने साल का, 3 साल का। और जो रमेश है वो 5 साल पे कितना रहा होगा, तो 27 साल का। अब देखो रमेश इसका कितने गुना है, 3 × 9, ठीक है, यही तो करेंगे 9 गुना। तो क्वेश्चन में वही कहा था कि 5 वर्ष पहले रमेश की जो आयु है अपने पुत्र की 9 गुनी है, यानी 9 × 3 = 27। ठीक है, तो जिन प्रशिक्षुओं का आंसर 32 वर्ष आया होगा, यानी रमेश की आयु पूछा है, उनका आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है 16, 15, 16, 12, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12, 15। इसका बनाना है बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी का मतलब कि ये नंबर कितनी बार रिपीट किए गए, ये तो रिपीट किए, ऐसे हमें एक सारणी में दिखाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या, यहाँ पे लिखेंगे हम बारंबारता। ठीक है, ये हो गया हमारा संख्या और ये हो गया बारंबारता। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है, 12। तो 12 देखो कितनी बार आया है, एक बार,
2 बार, और कहीं 12 आया है? नहीं आया। तो 12 को लिखेंगे बारंबारता सारणी में 2 बार। 12 कितनी बार आया है? 2 बार। फिर अब देखेंगे उससे बाद क्या आता है, ये तो हो गया खत्म, ठीक है। अब देखेंगे 13 कितनी बार है, 1 2 और तो 13 कहीं है नहीं, तो 13 हमारा कितनी बार है? 2 बार, तो 13 भी हो गया खत्म। 13 हो गया हमारा 2 बार, ठीक है। अब उसके बाद 14 देखते हैं। 14 कितनी बार आया है? 1 बार और 1 ही बार आया है, ठीक है। 14 हमारा 1 बार आया है। अब देखेंगे 15। 15 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 15 कितनी बार आया है? 4 बार। अब देखेंगे 16। 16 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। 16 कितनी बार आया है? 3 बार। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ये भी होना चाहिए। 2 2 4 4 4 8 3 11 और 1 12। तो इस तरीके से हमारा ये बारंबारता सारणी हो गया, ठीक है। यानी कुल कितने डिजिट हैं? 12 डिजिट हैं। ये 12 नंबर है, ठीक है, जिसमें 12 13 14 15 16 ही हैं। 12 2 बार आया, 13 2 बार आया, 14 1 बार आया, 15 4 बार आया और 16 3 बार आया है। तो ये हो गया बारंबारता सारणी। तो जिन प्रशिक्षुओं ने इस तरीके से बारंबारता सारणी को बनाया होगा उनका आंसर सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2 त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है आपस में, और एक त्रिभुज इसी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। अब देखो लिखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है। समरूप मतलब देखने में एक ही तरीके से लगते हैं, बाकी साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बनावट एक ही है, ठीक है। त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर। AB कहाँ है? AB ये है 2 सेंटीमीटर का, BC 3 सेंटीमीटर का, AC 2.8 सेंटीमीटर का, ये है 2.8 सेंटीमीटर का। PQR की भुजा QR 1.5 सेंटीमीटर, QR जो है 1.5 सेंटीमीटर हो। तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात करिए। तो बाकी जितने भुजा यानी PQ और PR की लेंथ निकालना है, यानी लंबाई कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले संबंध को समझते हैं कि समरूप त्रिभुज में संबंध क्या होता है। तो अगर दो त्रिभुज है और आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है। संगत भुजाएं का मतलब जैसे यहाँ से हमने AB को लिया और यहाँ से हम क्या लेंगे, PQ को लेंगे, ठीक है। इनका जो अनुपात होगा दूसरी संगत भुजा के बराबर होगा। अब जैसे यहाँ से हमने BC ले लिया, क्या ले लिया, BC ले लिया, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, QR लेंगे, ठीक है। अब ये जो बराबर होगा AC और यहाँ से PR के बराबर होगा। ये होता है संगत भुजाओं का अनुपात। अब जो मान दिया हुआ है हम सबको रख देते हैं। AB का मान दिया हुआ है 2, PQ का मान नहीं पता, ठीक है। उसके बाद BC का मान दिया हुआ है कितना, BC का मान दिया हुआ है 3 और QR का मान दिया है, यहाँ से QR दिया हुआ है, ठीक है, 1.5। तो यहाँ से देखो हम संबंध निकाल सकते हैं। अभी लिख दो पूरा फिर बताते हैं। AC का मान दिया हुआ है 2.8 और इसी के संगत PR का मान पता नहीं है, और यही 2 मान हमें निकालना है। तो देखो अगर यहाँ से हम इन दोनों को उठा लें तो यहाँ से PQ का मान निकल सकता है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा तो 2 गुणे 1.5 और इसका इधर बटे में हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा PQ। ठीक है, तो PQ बराबर हमारा जो आएगा 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और 1 पॉइंट लग जाएगा बटे 3 और 3/3 का मतलब हो जाएगा 1। तो जो PQ आया यानी PQ कहाँ है हमारा, ये 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से इन दोनों को उठा लें यानी 3/1, क्योंकि आपस में सब बराबर है ना, तो किन्हीं दो को हम लेके उठा सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। तो 3/1.5 बराबर 2.8/PR। यहाँ से इसका मान निकालेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे यानी PR और इसको यहाँ भेज देते हैं, बराबर हो जाएगा 2.8, इधर गुणा इधर आएगा बटे में, ये उधर जाएगा तो गुणे 1.5, तो PR बराबर जो हो जाएगा 28.5 गुणे 15, कितना गुणा हो जाएगा 18 पंचे 90, 90 के 0 हाथी लाया 9 और 15 दूनी 30 और 9 39, 1 2, ये जो आएगा 3.9 आ जाएगा यानी 3.9/3। इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 3.9 में 1.3, तो PR का मतलब यानी ए जो आएगा 1.3 सेंटीमीटर का आ जाएगा। और जिन प्रशिक्षुओं का PR 1.3 और PQ बराबर 1 आया होगा उनका आंसर पूरा सही होगा। तो आशा करता हूं कि आप इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के आए होंगे और अच्छा नंबर प्राप्त किए होंगे। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते, आप समझदार हैं। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं कोई और पेपर लेके। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।